जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो ये है आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। और गाइज, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये पूरे टॉपिक्स का एक आइडिया जो है वो दे देता हूं कि इन टॉपिक्स के अंदर किन चीजों के बारे में बात की गई है। आने वाले 5 मिनट के अंदर ये पूरे टॉपिक्स का एक आपको समरी आइडिया मिल जाएगा। फिर हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में हर एक चीज जो है वो इसकी कवर करेंगे। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, बट इसमें मजा नहीं आ रहा, मैं थोड़ी फोटो भी आपको दिखाता हूँ। चलो ये देखो। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आचार्य विनोबा भावे जी की लेगेसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। राइट, जो पहला हमारा टॉपिक होने वाला है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनकी जयंती पर उन्हें ट्राइब्यूट दिया। उनको गांधी जी के स्पिरिचुअल सक्सेसर, फ्रीडम फाइटर और उनके भूदान मूवमेंट के लिए उनको याद किया। उनके आइडियाज काफी सारे हैं गाइस, जैसे कि सर्वोदय, ग्राम दान, नॉन वायलेंस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आज भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम आज के टॉपिक में जो विनोबा भावे जी का टॉपिक है, उसको आचार्य विनोबा भावे उनको काफी डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक इसकी जो है वो हम लोग चर्चा करें तो इंडिया और मॉरिशस के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। वाराणसी विजिट के दौरान दोनों देशों के रिलेशनशिप को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया गया। अभी इंडिया और मॉरिशियस के बीच में जो है वो बैठक हुई है। इंडिया ने $680 मिलियन का पैकेज जो है वो अनाउंस किया है, जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मैरीटाइम सिक्योरिटी में यूज होगा। मॉरिशियस में रहने वाले जो इंडियंस हैं, राइट, उनको भी इससे काफी बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। और साथ ही साथ ये रिलेशन जो है वो काफी इंडियन ओशियन पे एक आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो बनकर उभरेगा, नजर आएगा, है ना। तो ये इस प्रकार के टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन देखो आप, ये जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। इसकी लोकेशन वगैरह थोड़ी सी याद रखना जरूरी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जिसमें इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल आईसीटीटी, ग्रीन एयरपोर्ट्स, टाउनशिप और पावर प्लांट्स इंक्लूडेड है, जिसका मेन उद्देश्य है निकोबार को ग्लोबल लॉजिस्टिक हब और डिफेंस आउटपोस्ट बनाना। लेकिन इकोलॉजिकल यानी परिस्थितिकी तंत्र और ट्राइबल कंसर्न भी यहां पर नजर आ रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटने की बात जो है वो हुई थी। तो इस प्रोजेक्ट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, पहली बार ट्राई सर्विसेज ऑल वुमेन सरकम नेविगेशन एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ। 10 महिला ऑफिसर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की इन्होंने मिलकर 26,000 नॉटिकल माइल्स ट्रैवल ये करने वाली हैं। और ये महिला सशक्तिकरण, ज्वाइंटनेस और मैरीटाइम डिप्लोमेसी का एक सिंबल होने वाला है। INSV तारिणी के बारे में भी हम बात करेंगे, राइट, जिसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। राइट, और ये देखिए, आप देख जो है वो सकते हैं, महिला ऑफिसर्स आपको जो है वो नजर आ रही हैं, जो कि बेसिकली एक यात्रा पर जो है वो निकलेंगी। देखो 26,000 नॉटिकल माइल जो है वो ट्रैवल करेंगी तीनों फोर्सेस की महिलाएं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो रूरल फाइनेंस से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच 2 बड़े सर्वे करने की बात करी है। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। इनके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे डिटेल में एक एक करके। राइट, तो ये है टॉपिक्स आज के, जिनको एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं। इसको अब मैं हटा देता हूं और अपनी पीडीएफ की तरफ जो है वो चलता हूं। सो मेरा नाम है कमलाक्ष झा। आज 15 सितंबर 2025 है। तो ये पूरे टॉपिक जो मैंने आपको बताया उसको हम लोग डिटेल में एक एक करके कवर करेंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। और यह है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस को जो है वो ज्वाइन करिए। आपके लिए हमारे पास है यूपीपीसीएस, यूकेपीएससी, बीपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के प्रॉपर कोर्सेस, जहां पर प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रॉपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। हर साल कोर्स हमारे अपडेट होते हैं। तो फटाक से कांटेक्ट करो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। साथ ही जब आप कोर्स लेते हैं तो आपको मेंटरशिप गाइडेंस भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। आपके हर एक डाउट जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज के कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में जो है वो कवर अप करने वाले हैं।
तो अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग फटाक से जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो जो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने भी आपको बताया था, आचार्य विनोबा भावे जी का टॉपिक ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अब आइडिया तो मैंने आपको एक दे ही दिया कि, एक मिनट रुकना, और गाइस अपने साथ पेन और पेपर लेकर जरूर बैठना। जो भी चीज मैं नोट डाउन करवाऊं वो नोट डाउन करना है ना, जो भी चीज मैं हाईलाइट करूंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर, फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनको ट्राइब्यूट दिया, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़े से बैकग्राउंड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। 11 सितंबर 2025 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आचार्य विनोबा भावे जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ट्राइब्यूट दिया, है ना। तो उन्होंने उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करी और कहा कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि गांधी जी के जो आइडियल्स हैं उनको वो प्रमोट करना, है ना। बट थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य विनोबा भावे जी को राष्ट्रीय गुरु और महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल सक्सेसर माना जाता है, ये भी लिखेंगे आप। महात्मा गांधी जी का स्पिरिचुअल सक्सेसर और राष्ट्रीय गुरु, नेशनल टीचर ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षक, और महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में वो इन्हें जाना जाता है, माना जाता है। ये बहुत ही महान फिलोसोफर, लिंग्विस्टिक रिफॉर्मर और सर्वोदय को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति थे। सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल इसको कहते हैं, कि सभी का कल्याण होना चाहिए, सर्वोदय, ठीक है। तो इसको वो इन्होंने प्रमोट किया। इसके ये प्रमुख प्रवक्ता थे। भूदान मूवमेंट के ये लीडर थे। भूदान बोलते ना, भूदान करो, जमीन को दान करो, लैंड गिफ्ट मूवमेंट, जो इंडिया के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में से एक था। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना, भूदान मूवमेंट से एसोसिएटेड कौन है? आचार्य विनोबा भावे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर्वोदय का मतलब जो है वो क्या है? सभी का कल्याण, है ना। अब सुनो आप, तो होता क्या है, 11 सितंबर 1895 को इनका जन्म हुआ, ये लिख लीजिएगा। कहां पर? महाराष्ट्र में जन्मे ये, गगोड़े, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वो इनका जन्म हुआ। गगोड़े करके एक गांव है, गागोड़े। बचपन से ही भगवत गीता के प्रति इनकी बहुत रुचि थी, गहन रुचि थी, फैसिनेशन था इनको भगवत गीता के प्रति। और भगवत गीता पढ़नी चाहिए, काफी नॉलेज जो है वो उसमें मिलेगा। और कहा जाता है लिविंग बुक है भगवत गीता भी। आप जब भी कभी भी आप पढ़ेंगे, बच्चा पढ़ेगा तो उसको बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आएंगी चीजें। एक आप जैसे अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भगवत गीता समझ में आएगी। तो ये अपने आप में एक लिविंग किताब है भाई। जब आप पढ़ोगे ना, तभी जो जिसने ये पढ़ी है ना, उसको इसके बारे में जरूर पता होगा। अगर आप में से किसी ने पढ़ी है तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो बीत रहा है वो ये किताब आपको बता रही है। पढ़ना चाहिए। तो ये भी बचपन से ही इनको रुचि थी इसमें। गांधी जी का स्पीचेस जो था उसको पढ़कर उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी और गांधी विचारों को अडॉप्ट किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गांधी जी की स्पीच वगैरह जो है वो रीड करी, जो उन्होंने गांधी जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन को जो है वो बंद कर दिया और गांधीयन फिलॉसफी की तरफ जो है वो आगे बढ़ गए। गांधी विचारों को अडॉप्ट कर लिया। 1916 में गांधी जी से कोचराब आश्रम में मिले और उनकी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में जुड़ गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मुलाकात भी होती है 1916 में कोचराब आश्रम में। गांधी जी से इनकी भेंट हुई और गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने जो है वो कंस्ट्रक्टेड एक्टिविटीज जो है वो करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया मिलकर, कि भाई इस देश को जो है वो डेवलप करना है। विनोबा भावे की टॉक्स ऑन गीता आज भी एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल मास्टरपीस मानी जाती है। टॉक्स ऑन गीता लिख लेना भैया, टॉक्स ऑन गीता, वेल नोन टॉक्स ऑन गीता। नेक्स्ट, 1940 की अगर हम बात करें, 1940, गांधी जी की रिक्वेस्ट पर पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही बने ये।
ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्कर पॉइंट। गांधी जी की रिक्वेस्ट पे ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बन गए। ट्रुथ फोर्स का प्रतीक बन गया कि सच्चाई जो होगी, ट्रुथ जो होगा, सच्चाई जो होगी, वो पर्सनल लेवल पर किसका प्रतीक बनेगा? फोर्स का, शक्ति का प्रतीक जो है वो बनेगा। सत्य, निष्ठा, खादी, नई तालीम, विलेज इंडस्ट्रीज जैसे गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में इनका योगदान था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खादी, नई तालीम और विलेज इंडस्ट्रीज, ये सब गांधी जी के प्रोग्राम थे, उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इवन क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा, पार्टिसिपेशन रहा। साबरमती आश्रम में विनोबा कुटीर से गीता लेक्चर्स दिए जो बाद में ट्रांसलेट और पब्लिश भी हुए। तो विनोबा कुटीर साबरमती आश्रम में, जो विनोबा कुटीर के नाम से बाद में जाना गया, एक प्लेस जहां से उन्होंने गीता के बारे में बताना शुरू किया, अपनी बातचीत, स्पीचेस दी, और उसी चीज को फिर बाद में ऑल ओवर इंडिया पब्लिश किया गया ट्रांसलेट करके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गांधी जी ने 1940 में किस व्यक्ति को पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही बनाया था? तो विनोबा भावे। नेक्स्ट, भूदान मूवमेंट कौन से ईयर का है? 1951। ये आपको याद रखना है। लैंडलॉर्ड्स को परसुएट करके 40 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था लैंडलेस के लिए। जो भूदान आंदोलन जो था 1951 का, उसमें जमींदारों को स्वेच्छा से भूमि दान करने के लिए प्रेरित किया गया था। जमींदारों से कहा गया था कि आप अपनी इच्छा से जमीन जो है वो दान करें, और अंत में यह होता है कि भूमिहीनों को 40 लाख एकड़ से ज्यादा की भूमि जो है वो प्रदान की गई। तो ये शुरुआत थी भूदान मूवमेंट। ग्रामदान मूवमेंट 1954। ग्रामदान, ग्राम मतलब गांव, पूरे के पूरे विलेज ने कलेक्टिव ओनरशिप के लिए लैंड डोनेट किया। फिर बाद में इन्होंने नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस, सैनिटेशन, रूरल अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल हार्मनी, ऐसी चीजों को जो है वो प्रमोट किया। गीता को मराठी में ट्रांसलेट किया गया, जिसको गीताई कहा गया, इन्होंने, इनके द्वारा ही किया गया था। राइटर भी थे भैया ये, बहुत जाने माने। बाइबल को इंटरप्रेट किया, कुरान को, ध्यानेश्वरी को इंटरप्रेट किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आसान शब्दों में लोगों को समझाने के लिए। नेक्स्ट, स्पिरिचुअलिटी और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बीच में गैप को कम किया, कि भाई आप सामाजिक तौर पर आपका उत्थान हो, आर्थिक तौर पर उत्थान हो, पर स्पिरिचुअलिटी को मत भूलो। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को जो है वो कनेक्ट किया किन चीजों से? इकोनॉमिक, आर्थिक चीजें, और दूसरी सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक। तो सोशियो इकोनॉमिक को इन्होंने स्पिरिचुअल से जो है वो कनेक्ट कर दिया। देखिए, ऐसी तो पर्सनालिटी थे। गांधी जी के आइडियल्स को पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। सर्वोदय का मतलब यही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका डेवलपमेंट हो, सबकी ग्रोथ हो, सबका कल्याण हो, है ना। आज की पॉलिसीज जैसे कि लैंड पूलिंग, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें भी ग्रामदान की छवि दिखती है। और आजकल प्रमोट किया जाता है ना, जैसे सीएसआर एक्टिविटी भी हो गई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई सोसाइटी के लिए जो है वो आप प्रेरित किया जाता है इन सब चीजों के थ्रू, की सोसाइटी के लिए लोग जो है वो कुछ ना कुछ करते रहे। ठीक है, बस यही चीज है। प्रेजेंट डे रेलिवेंस भी यही है कि नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है गरीबी को खत्म करने के लिए, है ना। तो ये चीज है। तो जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन आएगा ही इनका, विनोबा भावे जी का फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल रिफॉर्मर से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 की सिविल सोसाइटी में इनका क्या रोल रहा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पेपर 3 के अंदर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे के अंदर आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि सर्वोदय और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बताइए, लिखिए, है ना।
तो आचार्य विनोबा भावे एक ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी और सोशल चेंज को एक साथ लाकर चलाया, और उनका भूदान और ग्रामदान आज भी शासन के लिए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, कि भाई सबकी एक साथ डेवलपमेंट हो, उसके लिए एक गाइडिंग लाइट बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस ये वाला। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि इंडिया और मॉरिशियस के बीच में एक बैठक हम लोग को देखने को मिली है। इसमें ज्यादा चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, जो चीज बताऊंगा बस वो नोट डाउन कर लो। अब बात ध्यान से समझिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि एक बैठक जो है वो हुई थी, उसमें अलग अलग चीजों के बारे में बात की गई। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वाराणसी में मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर की होस्टिंग की। तो देखो, पहली चीज तो आप ये लिख लो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया वाराणसी में, और पार्टनरशिप को फेमिलियल नॉट जस्ट बायलैटरल कहा गया। क्या कहा गया? फेमिनियल, नॉट मियरली बायलैटरल बट फेमिनियल, ये लिख लीजिए। इस साझेदारी को मात्र द्विपक्षीय नहीं बल्कि पारिवारिक बताया, फेमिलियल। ये एक तरीका होता है कि जब कोई आपके घर पे आए तो कोई फोन करके पूछे कि आपके घर पे आ जाऊं क्या मैं, तो आप क्या बोलते हो? अरे भाई साहब, आप ही का घर है, आइए ना। तो दिस इज कि किसी को पराया नहीं करना है। और मॉरिशियस हमारे नजदीक है, और अभी कुछ लफड़े भी हुए थे मॉरिशियस में, अगर आपको याद हो तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आ जाओ भाई, आ जाओ, आप तो परिवार का हिस्सा हो। जब किसी को इस तरीके से दर्जा दिया जाता है तो इंसान बड़ा खुश होता है। इंडिया ने $680 मिलियन का पैकेज भी अनाउंस किया। हमने बोला कि भैया टेंशन मतलब, अब आए हो हमारे घर पे तो वापस जाओगे तो तुम्हें लिफाफा भी देंगे। इसमें कहा जा रहा है कि हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, है मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, इन सब पर काम किया जाएगा। इनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे रहे हैं ये लोग। ये बोल रहे हैं कि भैया हम अच्छी पार्टनरशिप बढ़ाएंगे जोरों शोरों से। मॉरिशियस के फादर ऑफ नेशन की 125वीं एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिल रही है, और कहा गया कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी है, विजन महासागर भी है। इसको ध्यान में रखते हुए ये रिलेशनशिप हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है, समझे? तो मॉरिशियस को इंडिया के लिए नेबरहुड फर्स्ट और विजन महासागर में क्यों सेंट्रल माना जाता है? ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। अभी तो चाइना भी इसके पीछे लगा हुआ है, तो हम लोग हमारी नेबरिंग कंट्रीज को जो है वो और करीब लेकर आ रहे हैं, जिससे कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में ना जाए। अब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। तो मॉरिशियस और इंडिया के कल्चरल और स्पिरिचुअल रिलेशंस सदियों पुराने भैया, है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 68% से ज्यादा मॉरिशियस की पॉपुलेशन का ओरिजिन इंडिया से है। ये फैक्ट लिख सकते हो, ये वाला फैक्ट 68% वाला। वहां पे रहने वाले लोग, वहां का डायस्पोरा और कल्चर ही बायलैटरल रिलेशन का फाउंडेशन है। फिर मार्च 2025 में रिलेशनशिप एलिवेट होकर इनहैंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आ गए हैं। एजुकेशन, एनर्जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, इन सब एरियाज पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। $680 मिलियन का पैकेज है, जिसमें ग्रांट्स भी हैं और लाइन ऑफ क्रेडिट भी है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो कि लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लाइन ऑफ क्रेडिट की। बताया जा रहा है कि हेल्थ केयर सेक्टर में 500 बेड नेशनल हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, है ना। ये एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला जन औषधि केंद्र इंडिया के बाहर जो है वो ओपन होने वाला है, मॉरिशियस में। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। वेटरनरी स्कूल और हॉस्पिटल्स भी ओपन करेंगे। आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे को एक्सपेंड किया जाएगा। मोटरवेज M4 रिंग रोड फेज सेकंड। एक नया ATC टावर एयरपोर्ट पे बनवाया जाएगा। पोर्ट लुइस को रीडेवलप किया जाएगा। पोर्ट लुइस थोड़ा सा ध्यान में रखना कहां पर है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 17.5 मेगावाट फ्लोटिंग सोलार प्लांट टेमरिंड फॉल्स पर हम लोग को नजर आ रहा है। टेमरिंड फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहां पर है। 100 इलेक्ट्रिक बसेस 10 ऑलरेडी सर्विस में है, वो भी डिलीवर की जाएंगी।
तो ये सब चीजें हम लोग हेल्प कर रहे हैं मॉरिशियस को। आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस, इनके साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है, एमओयू, एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है हमारे आईआईटी मद्रास और ये मॉरिशियस की यूनिवर्सिटी के साथ। इनोवेशन, रिसर्च, स्किलिंग को प्रमोट जो है वो किया जा रहा है। 5,000 से मॉरिशियस, इंडिया 5,000 से ज्यादा मॉरिशियस के लोग जो है उनको इंडिया के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है। मिशन कर्मयोगी, 5,000 मॉरिशियस के सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जा रही है। मिशन कर्मयोगी तो आपको पता होना ही चाहिए, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, इसके अलावा एक नया डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉरिशियस के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पहला रिस्पॉन्डर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशियन रीजन में। गाइस पता है आपको, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड जो है वो करते हैं इंडियन ओशियन रीजन की। जब भी कभी बात आती है तो सबसे पहले हमारा नाम आता है इन्वॉल्वमेंट में। कोस्ट गार्ड शिप, ऑफिसर ट्रेनिंग, हेलीकॉप्टर्स, ये सब चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे। 120 मॉरिशियन ऑफिसर्स को इंडियन इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉरिशियस के जो कोस्ट गार्ड शिप्स हैं उनको दोबारा से फिट किया जाएगा, रीफिट किया जाएगा। हेलीकॉप्टर्स भी देंगे, है ना। तो ये सब चीजें इंडिया जो है मॉरिशियस को देने वाला है। पोर्ट लुइस को रीजनल मैरीटाइम हब बनाने पर फोकस जो है वो किया जा रहा है। यूपीआई और रुपे मॉरिशियस में जो है वो पिछले साल लॉन्च हो गए थे, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यूपीआई चलाते ना वो अपना, तो मॉरिशियस में भी चला सकते हैं। बायलेटरल ट्रेड लोकल करेंसी में प्लान की गई है कि दोनों के बीच में जो भी ट्रेड होगा वो लोकल करेंसी में हो, इस पर भी प्लानिंग है। एक मॉरिशियस एक इंपॉर्टेंट एफडीआई रूट है इंडिया के लिए, ठीक है। फिर मॉरिशियस जो है वो क्रिटिकल सी लेन्स जो है इंडियन ओशन के उसके नजदीक में है, गेटवे ऑफ अफ्रीका पे हम लोग को नजर आता है, राइट। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आइलैंड जो है वो अफ्रीका तक जाने के लिए गेटवे का भी काम करता है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ और इंडियन ओशन कमीशन, इन सब में अगर हमारे यानी कि ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे रिलेशन मॉरिशियस के साथ अच्छे होंगे तो हमें मॉरिशियस यहाँ पर सपोर्ट करेगा, और अच्छे हैं ही, और हम उसको और बेहतर बना रहे हैं। आयुष, जन औषधि, टूरिज्म को एक्सपेंड जो है वो किया जा रहा है जिससे कि और बेहतर कल्चरल इन्फ्लुएंस हो सके। बट हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, चाइना। चाइना इस क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बना के रखा हुआ है। फिर साथ ही साथ क्लाइमेट का इशू, साइक्लोन्स, सी लेवल राइज, इरोजन, ये सब स्थिति को खराब कर रहे हैं। टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर जो डिपेंडेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि पैसा हर जगह जो है वो लगता है, और पैसा एक सबसे बड़ा चैलेंज भी होता है, राइट। मनी इज द बिगेस्ट चैलेंज। मैरीटाइम थ्रेट भी है, समुद्री लुटेरों का, पायरेसी का, इलीगल फिशिंग का, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो बस कुछ नहीं है, हमें मैरीटाइम पार्टनरशिप को और मजबूत करना है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सर्विलांस बढ़ाने हैं, कोस्ट गार्ड को ट्रेनिंग देनी है सागर के तहत, साइक्लोन प्रूफ डिजाइन करें, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करें, मैनग्रोव को रिस्टोर करें, और प्रोजेक्ट यानी कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो तो उसके लिए डिजिटलाइजेशन का उपयोग जो है वो करें, मॉनिटर करें प्रॉपर तरीके से, जो पैसा दिया जा रहा है वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसको मॉनिटर करना है। लोगों के रिलेशन और बेहतर बनाने के लिए काशी मॉरिशियस सर्किट पर काम किया जाए, ठीक है। पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट था। ऐसे में ये एक ऐसे आप ट्राई करो 1,000 वर्ड्स में जो है वो लिखने की, सॉफ्ट पावर इन फॉरेन पॉलिसी, ये टाइटल है आपका ऐसे का, सॉफ्ट पावर इन फॉरेन पॉलिसी। अगर आपको ये टाइटल दे दिया जाए सॉफ्ट पावर इन फॉरेन पॉलिसी, तो आप क्या लिखेंगे, लिखने की शुरुआत करो। तो इंडिया मॉरिशियस गाइस एक फैमिलियल बॉन्ड पर बेस्ड है, यानी कि पारिवारिक बॉन्ड बना रहे हैं जिसमें कल्चर, डायस्पोरा, सिक्योरिटी और इकोनॉमी बोल सकते हो,
सब सब इसके अंदर शामिल है। इनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हमने बनाई है वो ना ही सिर्फ दुनिया भर के जो उभरते हुए मुद्दे हैं उसको काउंटर करेगी, बल्कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ दोनों कंट्रीज के लिए भी इंश्योर करेगी। समझे? ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्रेट निकोबार का, 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटने से रिलेटेड ये टॉपिक है, कई बार पहले भी आ चुका है। एक मेगा डेवलपमेंट इनिशिएटिव है इंडियन ओशन रीजन में, और जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों एंगल से इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अप्रूव कर दिया है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाएंगे ये लोग, मतलब कुल मिला के पोर्ट बना रहे हैं ये लोग। आपने जब इसका मैप देखा तो आपको पता है कि मलेशिया के पास एक कॉरिडोर है जो दुनिया का बहुत बड़ा पैसिफिक ओशियन पे एक कॉरिडोर है जहां से बहुत शिप्स जाती हैं। कभी नाम सुना है मलाया स्ट्रेट का? सुना है? उसकी एक बार लोकेशन देखना। पता है उसके ट्रैफिक को जो है वो हम लोग यहां पर डाइवर्ट कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ट्रैफिक हो जाता है, तो हम चाह रहे हैं कि यहां पर शिप्स आकर पार्क हो, अपने सामान वगैरह जो है वो यहां पर निकालें, रीफ्यूलिंग यहां से करें, तो उससे हमारा ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। और ना ही सिर्फ ट्रेड बढ़ेगा, इंडियन ओशन रीजन पर हमारा जो है वो बोलबाला भी होगा, दबदबा भी होगा, प्लस सिक्योरिटी हम इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में चाइना का डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर हमारा इस प्रकार का मेगा प्रोजेक्ट जब रेडी हो जाएगा तो इस क्षेत्र में हमारा बोलबाला के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी काफी एनहांस्ड रहेगी। ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। 450 MVA गैस और सोलार पावर प्लांट ये सब बनाए जा रहे हैं। 16,610 एकड़ में टाउनशिप बनाई जा रही है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और शॉम्पेन पॉलिसी 2015 के अंडर अप्रूवल लिए गए। शॉम्पेन पॉलिसी लिख लो, शॉम्पेन पॉलिसी, ये पढ़ना है आपको, ये टास्क है। शॉम्पेन पॉलिसी क्या होती है? पर आपको याद हो कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का ध्यान जो है वो नहीं रखा जाता है, मतलब सही तरीके से कि कितना नुकसान हो रहा है एनवायरमेंट को। ऑन पेपर में दिखा दिया जाता है कि सब कुछ क्लियर है, बट एक्चुअल में इकोलॉजिकली काफी डैमेज होता है। मलक्का स्ट्रेट नजदीक है भाई, कितना नजदीक है ग्रेट निकोबार से मलक्का स्ट्रेट? मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैरीटाइम और एयर कनेक्टिविटी का हब बनाने के ऊपर इसका टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट मतलब। नेशनल सिक्योरिटी पर टारगेट जो है वो किया जा रहा है। अंडमान निकोबार कमांड मजबूत होगा, इंडिया की इकलौती ट्राई सर्विस कमांड है ये अंडमान निकोबार कमांड, पता है आपको? ये आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के नजदीक है, जो कि बिजिएस्ट ग्लोबल शिपिंग लेन में से एक है। तो इससे जो है वो ट्रैफिक यहां पर इस क्षेत्र में जो है वो डाइवर्ट होगा, और हमें जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ और भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब ये जो नया टर्मिनल बना रहे हैं इसकी कैपेसिटी बताया जा रहा है 4.2 मिलियन TEU की कैपेसिटी हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है। कोलंबो और सिंगापुर ट्रांसशिपमेंट पे रिलायंस जो है वो कम होगा, यानी कि लोग जो निर्भर होते थे कोलंबो सिंगापुर ट्रांसशिपमेंट में, यानी कि वहां के पोर्ट पे जाते थे, अब उसकी जगह इंडिया के ग्रेट निकोबार में जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है, या फिर ये जो ICTT जो है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो बन रहा है, यहां पर आकर बड़े बड़े कंटेनर्स पार्क होंगे। एक नया एयरपोर्ट बना रहे हैं हम लोग, टूरिज्म इंक्रीज होगा, 200 से 300 मिलियन डॉलर की एनुअल बचत भी होगी इससे। 16,610 हेक्टेयर की टाउनशिप बनाई जा रही है जहां पर घर होंगे और भी वेरियस सुविधाएं होंगी। सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए मास लेवल, लार्ज लेवल पर। फेज वाइज डेवलपमेंट इसका होगा, 2025 से 2047 तक डेवलपमेंट करेंगे ये 3 फेजेस में। ठीक है,
थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी, स्किल डेवलपमेंट, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज होंगी, है ना। तो ये सब चीजें, जंगले काटे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू है, फॉरेस्ट डाइवर्जन हो रहा है। 130.75 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट किया जा रहा है। ये सब आंकड़े को मैं मानूंगा नहीं, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार आंकड़े जो होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं बताए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ट्राइबल्स, कहा तो ये गया है कि निकोबारीज और शोम्पेन ट्राइब्स जो है उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स के नाम भी मैंने आपको कई बार बोले हैं, आपको ध्यान में रखना है। बट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। जारावा पॉलिसी 2004, शोम्पेन पॉलिसी 2015, ये सब पॉलिसीज के थोड़े नाम आपको पता होने चाहिए और है क्या ये एग्जैक्टली, तो उसके बारे में आप डिस्कस पढ़ेंगे इसको एक बार। ग्रेट निकोबार वाले टॉपिक को पहले भी हम लोग कई बार कवर कर चुके हैं। सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको मजबूत किया जा रहा है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। काफी फायदा होगा इस प्रोजेक्ट से, बट यस, एनवायरमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती है, इकोलॉजी के लिए, वहां पे रहने वाले कम्युनिटीज के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज स्पेशली। तो पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया के लिए गाइस एक गेम चेंजर हो सकता है। ये एक तरफ इंडिया को ग्लोबल लॉजिस्टिक हब और डिफेंस आउटपोस्ट बनाएगा, और दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी और ट्राइबल वेलफेयर इंश्योर करना इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो मेनली इकोलॉजी और ट्राइबल वेलफेयर पर हम लोग टारगेट करते हुए डेवलपमेंट करें, बैलेंस डेवलपमेंट करें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, हमारी इंडियन वुमेन ऑफिसर्स अब जो है वो 26,000 नॉटिकल माइल जो है वो ट्रैवल करेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल में, त्रिवेणी में, तारिणी बोल दिया था क्या मैंने स्टार्टिंग में पहले, हाँ त्रिवेणी है वो, सॉरी। चलो, तो ये फैक्ट जो है वो लिखना शुरू करो। 11 सितंबर 2025 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से ये लॉन्च हुआ, लिख लीजिएगा। समुद्र प्रदक्षिणा, लिख लेना, समुद्र प्रदक्षिणा, ये और ब्रैकेट में लिख देना राउंड द वर्ल्ड सेलिंग एक्सपीडिशन, राउंड द वर्ल्ड सेलिंग एक्सपीडिशन। अब किस जहाज में बैठकर हमारी 10 महिला ऑफिसर्स है हमारी, वो किस जहाज में बैठकर पूरी दुनिया जो है वो घूमेंगी, 26,000 नॉटिकल माइल्स घूमेंगी। तो उसका नाम है इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी। 26,000 नॉटिकल माइल्स की टोटल जर्नी है। इक्वेटर को 3 बार क्रॉस किया जाएगा। तीन ग्रेट केप्स, केप ल्यूविन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप्स, यहां पर हम लोग को जर्नी देखने को मिलेगी। ये 3 मेजर केप्स अभी आगे आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। और जो ये 3 ग्रेट केप्स हैं, लिख लो ब्रैकेट में वैसे ग्रेट केप्स के नाम, ये लिख लेना, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करेंगे। 3 ग्रेट केप्स, केप ल्यूविन, LEEUWIN, केप ल्यूविन, वैसे यहां पर होना चाहिए केप्स का नाम, केप ल्यूविन लिख लिया, LEEUWIN। फिर लिखो केप हॉर्न, केप हॉर्न, केप HORN, हॉर्न। और फिर तीसरा लिखो ये वाला केप ऑफ गुड होप। इसकी लोकेशन देखना आप, ये 3 बेसिकली केप्स जो हैं उनको पास करेंगे, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करेंगे। मई 2026 तक मिशन इनका कंप्लीट हो जाएगा। 9 महीने का मिशन है। तो ये पूरे फैक्ट्स लिख लिया आपने, समझ में आ गई आपको पूरी चीजें, कि पहली इंडियन आर्म फोर्सेस की 10 महिला ऑफिसर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, ये 26,000 नॉटिकल माइल्स की जर्नी
पे निकल चुकी हैं। किस जहाज से? इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी से। इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करेंगी। 3 ग्रेट केप्स हैं। केप्स के नाम क्या है? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। केप ल्यूविन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप्स। 9 महीने का मिशन है। मई 2026 में वापस आ जाएंगी। डिफेंस मिनिस्टर ने वर्चुअली जो है वो हरी झंडी दिखाई थी इस मिशन में। बस अब इसमें कैप्टन दिलीप डोंडे आपको दिखाई दे रही हैं। पहली इंडियन सोलो सरकम नेविगेटर 2009 और 10 में देखने को मिली। कैप्टन दिलीप डोंडे पहली इंडियन सोलो सरकम नेविगेटर थी। कॉमरेड अभिलाष टॉमी 2012-13 पहले इंडियन नॉन स्टॉप सरकम नेविगेटर। आईएनएस तारिणी ऑल वुमेन नेवी सरकम नेविगेशन। तारिणी था 2017-18, 2017-18 और 24-25 का। और अब पहली बार आर्मी नेवी और एयरफोर्स के साथ ज्वाइंटनेस का सिंबल लेते हुए हमें देखने को मिल रहा है कि सागर परिक्रमा सेकंड हम लोग को नजर आ रही है। अच्छा, ये सागर परिक्रमा 1 और सागर परिक्रमा 2 तो हो चुकी थी। अब जो आई है वो ये है, क्या नाम था इसका? अभी हमने डिस्कस किया था ना इस मिशन का नाम। अभी लिखवाया था ना मैंने आपको, कहां लिखवाया था? ये समुद्र प्रदक्षिणा, समुद्र प्रदक्षिणा। और जहाज जो था वो त्रिवेणी, तारिणी पुराना वाला था, इसलिए मुझे एकदम तारिणी याद आया। तारिणी पुराना था। महिलाओं की केपेबिलिटी टफ मैरीटाइम कंडीशन में प्रूफ करना इसका ऑब्जेक्टिव है। डिफेंस फोर्सेस में जेंडर इंक्लूजन का ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ग्लोबल लेवल पर इंडिया के सॉफ्ट पावर और वुमेन लीडरशिप को ये दर्शाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि आईएनएस तारिणी किससे रिलेटेड है, आईएनएस त्रिवेणी किससे रिलेटेड है ना? तो ऐसी चीजें आ सकती हैं। कौन से मिशन से? इनकी ट्रेनिंग भी हुई, 2.5 साल तक रिगरस ट्रेनिंग हुई। नेविगेशन, कम्युनिकेशन, स्कूबा डाइविंग, फर्स्ट एड, इन सब के स्किल्स इनको जो है वो दिए गए। फिर सेलिंग कोर्सेस कैंप्स में स्पेशलाइजेशन इनको मिला। सेशल्स पे भी गए थे ये ट्रायल करने के लिए। फिर त्रिवेणी ने पहले ही 10,000 नॉटिकल माइल्स कवर किया ट्रायल के दौरान। तो ये चीज भी हम लोग को नजर आ रही है। ठीक है, 50 फुट का क्लास ए की याश है ये आईएनएस त्रिवेणी। इंडिया में बनाई गई है, पुडुचेरी में, आत्मनिर्भर भारत के तहत आईएनएस त्रिवेणी को बनाया गया है। चाहो तो लिख सकते हो, पुडुचेरी में आईएएस भी त्रिवेणी को बनाया गया। इंडियन आर्मी शिपिंग वेसल मॉडर्न नेविगेशन और कम्युनिकेशन से लैस है। सदर्न ओशियन और ड्रेक पैसेज जैसी टफ कंडीशंस को भी हैंडल करने की कैपेसिटी रखती है। अभी जो मिशन है वो 26,000 नॉटिकल माइल्स का मिशन है, जो बात आप जानते ही हैं। 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करेगा, 3 स्ट्रेटेजिक केप्स को पास करेगा। 5 आर्मी, 1 नेवी और 4 एयरफोर्स के ऑफिसर हैं इसमें। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर आर्मी से और स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा प्रताप राजू एयरफोर्स से, श्रद्धा पी राजू एयरफोर्स से। तो ये जो है ये क्रू है। सितंबर 2025 से मिशन शुरू हो गया है, मई 2026 तक चलेगा। 9 महीने का मिशन है। 4 फॉरेन पोर्ट्स पे विजिट करेंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस और कल्चरल एक्सचेंज भी करने पर टारगेट है। तो मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है, महिला सशक्तिकरण, डिफेंस फोर्सेस में जेंडर इंक्लूजन को दर्शाना। प्रूफ है ये कि महिला भी जो है वो लीड कर सकती है हाई रिस्क ग्लोबल मिशंस को। साइंटिफिक रिसर्च पर भी फोकस है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के साथ कोलैबोरेट किया गया है। माइक्रोप्लास्टिक्स, मरीन बायोडाइवर्सिटी, ओशियन हेल्थ पर भी स्टडी की जा रही है इस मिशन के दौरान। पोर्ट्स पर विजिट किया जाएगा फॉरेन कंट्रीज के, सॉफ्ट पावर और मिलिट्री डिप्लोमेसी बनाई जाएगी।
ठीक है, प्रोजेक्ट इंडियाज मैरीटाइम एम्बिशन, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया में बनाया गया ये पुडुचेरी में वेसल है, त्रिवेणी। ठीक है, फिर इसके अलावा इंडिया के मैरीटाइम कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ग्लोबल ओशियनिक रिसर्च में इंडिया का रोल हाईलाइट हो रहा है ना। तो ये चीजें, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समुद्र प्रदक्षिणा ये ध्यान में रखना। तो ये एक मैरीटाइम एक्सपीडिशन ही नहीं कि सिर्फ हम लोग दुनिया का चक्कर नहीं लगा रहे हैं हमारी देश की महिलाएं, बल्कि नारी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये इंडिया के डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन, जेंडर इंक्लूजन और मैरीटाइम आउटरीच के विजन को एक साथ हाईलाइट करेगा। बहुत शानदार। याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। रूरल फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने अनाउंस किया है जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच में 2 ये सर्वे कंडक्ट करेंगे। तो याद रखना सर्वे के नाम, 2 मेजर सर्वे कंडक्ट किए जाएंगे जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच में। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, ये लिख लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फार्मर ग्रुप्स और पब्लिक के सजेशंस लेना इस सर्वे के माध्यम से। अब सुनो, ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे में क्या है? ये हाउस होल्ड फाइनेंस सर्वे है, यानी घर घर जाकर लोगों के फाइनेंस को कवर करेगा। इसमें देखिएगा कि लोगों के पास कितना लोन है, कितनी प्रॉपर्टीज है, इन्वेस्टमेंट लोग कहां कहां कर रहे हैं। पता है आपको, इसका ओरिजिन 1951 1952 में देखने को मिला था, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे के तौर पर। 1961-62, 10 साल बाद अर्बन एरियाज में और को भी इंक्लूड किया गया, और साथ ही साथ लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसको भी, इस वाले कॉलम को भी इंक्लूड कर दिया। एनएसओ के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आती है, ये भी लिख लेना। ये लगभग 1 दशक में एक बार होता है। आरबीआई की रिक्वेस्ट पर 2019 में भी हुआ था, आखिरी राउंड इसका 77th राउंड था 2019 में, और ये कंडक्ट किया गया था आरबीआई की रिक्वेस्ट पर। एक और सर्वे होगा अगले साल, अगले साल तक मतलब कंप्लीट हो जाएगा, अगले साल से शुरू होगा, 26-27 की डेट है ना। तो जो नेक्स्ट सर्वे होगा उसका नाम है सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। पहली बार 2003 में लॉन्च हुआ था ये। नेशनल सैंपल सर्वे राउंड्स के पार्ट के तौर पर 2013 में एक्सपेंड किया, इसको और बढ़ाया। एनएसओ के द्वारा अगेन ये कंडक्ट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि किसान जो है उनकी आजीविका कैसी चल रही है, उनकी लाइवलीहुड कंडीशंस कैसी हैं, उनका कितना आय है, कितनी इनकम है, कितना खर्चा है ना। क्रेडिट लोन्स वगैरह की फैसिलिटी इजीली उनको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, सरकारी योजनाओं का बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, तो ये सब चीजें को देखा जाता है इसमें। तो इन दोनों के ऑब्जेक्टिव यही है गाइस कि हमारी कंट्री के अंदर लोगों के फाइनेंस की हैबिट कैसी है उसको भी नोटिस करना, देखना, और साथ ही साथ ये चीज देखना कि लोग जो है वो कितने कर्जे में है और कितना उनके पास एसेट है। तो उसका एक बेहतर सर्वे के थ्रू जो है वो डेटा जो है वो निकालना, जिससे कि पॉलिसी मेकर्स को जो है वो पॉलिसीज बनाते समय आसानी हो सके। तो बस यही इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, बाकी और कुछ इसमें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फार्मर्स के सुसाइड के केसेस चल रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है तो उसके पीछे का रीजन और एक्चुअल फिगर्स वो सब जब गवर्नमेंट के पास आएगा तो उस अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज जो है वो बनाएंगी, तैयार करेंगी। ठीक है, बस यही चीज है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, बॉर्डर विंग होमगार्ड, लिख लो भैया, बॉर्डर विंग होमगार्ड।
ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, लिख लीजिएगा। होम गार्ड एक्ट 1962 के तहत ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनको बनाया गया है। नेक्स्ट, 7 राज्यों में, 10 नहीं 7 राज्यों में ये तैनात होते हैं, बॉर्डर विंग होम गार्ड्स। राज्यों के नाम लिख लो। मेघालय त्रिपुरा, मेघालय त्रिपुरा यहां पर दिया हुआ है, मेघालय त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इन क्षेत्रों में हमारी ये वाली फोर्स बॉर्डर विंग होम गार्ड तैनात रहती है। ठीक है, मतलब ये कानून के तहत। बट नेक्स्ट टाइम लिखो, बट आज की डेट में सिर्फ राजस्थान में ही ये ऑपरेट कर रहे हैं। 3 से 4 साल के लिए इनकी मेंबरशिप होती है और 25% इनका खर्चा जो है वो केंद्र उठाती है। ठीक है, बॉर्डर विंग होम गार्ड्स। नेक्स्ट, सेफायर कैनियन, मार्स पे, ऑन मार्स लिख लेना। नीलम घाटी, ब्रैकेट में नीलम घाटी भी लिख लेना, नीलम घाटी, सफायर कैनियन। ठीक है, नासा का परसिवरेंस रोवर जो है ना, उसने इसको एक्सप्लोर किया है, इस चट्टान को, और ये जीरो क्रेटर, यानी कि गड्ढा जो होता है ना, क्रेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके नजदीक में है, ये लिख लेना। क्वेश्चन वैसे तो ये पूछेंगे कि ये सेफायर कैनियन अभी रिसेंटली न्यूज में था, इसकी लोकेशन कहाँ है, तो मार्स में। नासा के परसिवरेंस रोवर ने इसको निकाला है, ढूंढ निकाला है। नीलम के पत्थर होते हैं ना, उसकी घाटी है ये। ठीक है, फॉस्फेट, सल्फर, आयरन ऑक्साइड, क्ले, सिल्ट, ऑर्गेनिक कार्बन्स, ये सब भी इसमें हम लोग को नजर आए। ठीक है, पहले के समय पर यहां पर पानी का फ्लो हुआ करता था, ये वाइट कैल्शियम सल्फेट से ये पता लगा, ना कि वॉल्केनिक इरप्शन, है ना। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है वैसे, बट यहां पर ये एविडेंस मिले कि पहले के समय पर यहां पर पानी वगैरह जो है वो बहा करता होगा, वाटर फ्लो हुआ करता होगा। दैट्स इट। ये एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर देने की। क्लाइमेट चेंज, फ्लड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय श्री महाकाल। मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।